हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी बायोलॉजी हिंदी मीडियम का तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, वनस्पति जगत। पहले अध्याय में जीव जगत मैंने आपको पढ़ाया और दूसरे में जीव जगत का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में हमने जो 5 जगत देखे हैं, 5 जगत में से 3 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, और फंजाई, इसके कुछ अध्ययन हमने पहले ही कर लिया है। अब 2 ऐसे जगत हैं, एक है पादप जगत और एक है जंतु जगत, जिसको हम यहाँ पर अलग से और अध्ययन कर रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी में दिया है। तो तीसरा अध्याय है पादप जगत। तो जैसा मैंने अभी बताया कि विटिकर, आर.एच. विटिकर ने जब 5 जगत वर्गीकरण दिया, ठीक है, उससे पहले सबसे पहले लिनियस और अरस्तु के ज़माने से ही चला आ रहा था 2 जगत वर्गीकरण, जिसमें पादप और जंतुगत जगत सिर्फ 2 रखे गए थे। और पादप जगत में उन सभी को रखा गया था जिनमें कोशिका भित्ति पाई जा रही थी, ठीक है। लेकिन धीरे से फिर हमने जगत मोनेरा को अलग किया, जिसमें हमने सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को अलग किया, जिसमें जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है और नीले हरे शैवाल हैं। इनको अलग करके हमने मोनेरा जगत बना दिया। उसके बाद प्रोटिस्टा जगत बनाया, जिसमें हमने एक कोशीय और यूकैरियोटिक कोशिका वाले को, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, जिनमें केंद्रक है, यूकैरियोटिक कोशिका है लेकिन एक कोशिका वाले हैं, उनको अलग किया। फिर तीसरा किंगडम हमने बनाया, तीसरा जगत, वो है कवक जगत, फंजाई, किंगडम फंजाई, कवक जगत, जिसमें हमने सभी कवक को अलग किया, क्योंकि ये भी पहले पादप जगत में रखे गए थे, क्योंकि इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन चूंकि ये स्वपोषी नहीं होते हैं, परपोषी होते हैं, इसलिए फिर इनको अलग करके किंगडम फंजाई बनाया गया, कवक जगत बनाया गया। तो इन तीनों जगत के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम 2 जगत जो है, इसमें से एक जगत जो पादप जगत, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पिछले अध्याय यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण, इसमें व्हिटिकर द्वारा सुझाए गए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। इसमें 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी सुझाए गए थे। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वनस्पति जगत लिखा है, हम इसको पादप जगत भी कह सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आता रहा है। मैंने पहले ही बताया कि कोशिका भित्ति वालों को पहले वनस्पति जगत में रखा गया था, जिनको अब 3 अलग अलग किंगडम में बांट दिया गया है ना। कवक तथा मोनेरा एंड प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिनमें कोशिका भित्ति होती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं, क्योंकि केवल इसमें कोशिका भित्ति कारण से इनको पादप जगत में रखा गया था। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे, इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीले हरित शैवाल कहते हैं, अब शैवाल नहीं है, इसको हमने मोनेरा में रखा है, क्योंकि नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इसमें केंद्रक और दूसरे जो कोशिकाएं हैं नहीं होते हैं, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। और शैवाल कौन से, जिनमें कोशिका भित्ति तो है ही, साथ में वो यूकैरियोटिक हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि जो यूकैरियोटिक है कोशिका भित्ति है लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं है, उनको हम पहले ही अलग कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट दोनों वाले को ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें, ठीक है। देखिए, एंजियोस्पर्म का जब वर्गीकरण किया गया या पूरे पादप जगत का वर्गीकरण किया गया, तो शुरू के वर्गीकरण में जैसे थियोफ्रास्टस, अरस्तु, इनके ज़माने से और लिनियस के ज़माने तक, लिनियस जो है 1600 1650 के आसपास थे, इन्होंने पादप की केवल बाह्य आकारिकी को आधार मानकर के पादपों का वर्गीकरण किया था। मतलब पादप बाहर से कैसे दिख रहे हैं, उनकी बाहरी संरचना कैसी है, सिर्फ इसी बात को आधार माना था और उसके आधार पे पादपों का वर्गीकरण कर दिया था। खुद लिनियस ने मॉर्फोलॉजी यानी आकारिकी को लेके किस तरह से किया था, इन्होंने सिर्फ पुष्प को लिया और पुष्प के अंदर जो नर जननांग है, जिनको पुमंग कहते हैं, स्टेमेंस, सिर्फ उन्हीं को लेके पादप का वर्गीकरण कर दिया था। तो ये सिर्फ बाहरी आकार को लेकर के जब वर्गीकरण किया गया तो इसे कृत्रिम पद्धति कही गई, ठीक है। फिर बाद में प्राकृतिक पद्धति आई, जाति वृत्ति पद्धति आई, तो इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पहले दिए वर्गीकरण में हम
आकारिकी गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या, आकृति के आधार पर वर्गीकरण करते थे। क्यों बाहर में जो आपको क्या दिखा, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, यही सब तो दिखते हैं, इनके आधार पर वर्गीकरण करते थे। वह मुख्यतः कायिक गुणों अथवा पुमंग की रचना के आधार पर हैं तथा लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीशीज को अलग कर दिया था। क्या दिक्कत हुई? लिनियस ने करीब 4500 पौधों को वर्गीकृत किया सिर्फ स्टेमेन पुमंग के आधार पे। ज़्यादातर पौधों को इन्होंने सही जगह पे रखा, आज भी वो पौधे उन्हीं के आधार पे वर्गीकृत किए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे थे जिनको एक ही वर्ग में रखना था आज के हिसाब से, लेकिन लिनियस ने उनको अलग अलग वर्ग में रख दिया। और कुछ ऐसे भी पौधे थे जिनको आज के डेट में अलग अलग वर्ग में रखना था, उनको लिनियस ने एक ही वर्ग में रख दिया था। मतलब कुछ पौधों में इन्होंने गड़बड़ी की थी। बाकी मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर पौधों को उन्होंने सही ढंग से वर्गीकृत कर दिया था। आज तक के सबसे बड़े बॉटनी के साइंटिस्ट जो रहे हैं वो लिनियस ही रहे हैं। इन्होंने अकेले इतना बड़ा काम करके दिया है जितना आज के डेट में साइंटिस्ट के बहुत सारे ग्रुप मिल करके भी नहीं कर पाएंगे। इतना सारा काम उन्होंने अकेले कर दिया है। ठीक है, बहुत कम गुणों पर आधारित थे, क्योंकि इन्होंने केवल पुमंग की संरचना, नर जननांग जो होता है ना ऐसे करके जो होता है पुमंग जिसको बोलते हैं, जिसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं, है ना, परागकण बनते हैं, उसे पुमंग कहते हैं। तो पुमंग के आधार पर वर्गीकृत किया था। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। अब यह स्वीकार नहीं है। देखिए इसमें कृत्रिम पद्धति में कायिक गुण क्या है, जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, इनको कायिक कहते हैं। लैंगिक गुण क्या है, पुष्प की संरचना, उसके पुमंग है, जायांग है, इनकी संरचना, उसको हम लैंगिक गुण कहते हैं। तो कृत्रिम पद्धति में कायिक गुण, लैंगिक गुण दोनों को समान महत्व दिया गया था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल हम सिर्फ लैंगिक गुणों को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, समय बदलता है जब, वातावरण बदलता है जब, तो कायिक गुणों में रूट, स्टेम, लीफ की संरचना में अंतर आने लगता है। लेकिन लैंगिक गुणों में जल्दी परिवर्तन नहीं होता है, जल्दी अंतर नहीं आता है, क्योंकि लैंगिक गुण ज़्यादा प्रिजर्व्ड होते हैं, ज़्यादा सेफ रहते हैं, वो जल्दी परिवर्तित नहीं होते हैं। मतलब ऐसा है कि आज मान लो इस पौधे का आपने वर्गीकरण कर दिया, आपने रूट, स्टेम, लीफ के आधार पे कर दिया, तो हो सकता है कल इसका वर्गीकरण गलत हो जाएगा, क्योंकि रूट, स्टेम, लीफ में बदलाव आ जाएगा। लेकिन अगर आपने लैंगिक गुणों को लेकर क्लासीफाई किया है तो जल्दी से उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा और बहुत सालों तक वो उस कैरेक्टर के साथ उसी कैटेगरी में बने रहेंगे। ऐसा है। अब यह स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्रायः पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, लेकिन लैंगिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। तो जो कृत्रिम पद्धति है इसमें दोनों को बराबर महत्व दिया गया था। लेकिन अब इसके बाद आया प्राकृतिक वर्गीकरण, जिसको नेचुरल सिस्टम कहा जाता है। इसके जो मुख्य साइंटिस्ट थे वे थे बेंथम और हुकर। ठीक है, बेंथम और हुकर, ये दो मेन साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने प्राकृतिक पद्धति को अपनाया था, बेंथम और हुकर ने। प्राकृतिक वर्गीकरण में पौधे की बाह्य संरचना को तो शामिल किया गया, नहीं किया गया वाली बात नहीं है, लेकिन लैंगिक गुणों को भी शामिल किया गया। साथ में इन्होंने आंतरिक गुणों को भी शामिल किया। इनकी कोशिकाएं कैसे हैं, इनके ऊतक कैसे हैं, उनके गुण कैसे हैं, है ना, इनमें कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, ये सब चीज़ों को शामिल करके पादपों का वर्गीकरण किया गया। तो ये ज़्यादा सही ढंग से वर्गीकरण किया गया था। काफ़ी अच्छा वर्गीकरण रहा है प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे परासंरचना, शारीरिकी। देखिए शारीरिकी किसको कहते हैं, ये एनाटॉमी है। एनाटॉमी मतलब शरीर के अंदर की संरचना, ऊतक, कोशिकाएं, इनकी संरचना शारीरिकी कहलाती है। भ्रूण विज्ञान, ये तो आप समझते हैं एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण का कैसे विकास होता है। पादप रसायन यानी फाइटोकेमिकल्स। अब ये क्या है, पादपों में अलग अलग प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। टेनिन है, रेजिन है, एल्केलॉइड्स हैं। इनमें से बहुत सारे केमिकल्स को तो आप दवाई के तौर पे यूज़ करते हो। जो पादपों में दवाइयाँ निकलती हैं जड़ी बूटी के रूप में, उनमें मुख्यतः यही सब पदार्थ हैं जो यहाँ आपके बहुत सारे रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत
बहुत सारे और उपयोगी पदार्थ निकलते हैं, जैसे एक तारपीन तेल निकलता है, आप नाम सुने होंगे, जो पेंट वेंट वार्निश वगैरह में मिला के लगाते हैं, तारपीन तेल पाइनस के पौधे से निकलता है ना। वैसी हींग है ना, वैसी बहुत सारी चीज़ें निकलती, गोंद है, जो दवाइयों के साथ साथ दूसरी चीज़ों में भी यूज़ होते हैं। पुष्पीय पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। पहले ही लिख दिया हूं मैं, बेंथम और हुकर ने इस क्लासिफिकेशन को दिया था। तो ये काफ़ी अच्छा है। ये बेंथम और हुकर कहाँ पर रहते थे बता रहा हूँ मैं आपको। इंग्लैंड में एक रॉयल बॉटनिकल गार्डन है। बॉटनिकल गार्डन किसको कहते हैं? जिसमें बहुत सारे प्रकार के पौधों को उगाया जाता है ना। तो वहाँ पर ये क्यूरेटर का काम करते थे। क्यूरेटर क्या है? एक प्रकार से माली है, ठीक है, जो पौधों को कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, उनकी किस तरह से देखभाल करनी है, सब चीज़ों को देखता है वो। तो क्यूरेटर का शब्द का प्रयोग हम क्रिकेट में करते हैं। क्रिकेट मैच में जो मैदान का जो पिच होता है ना, जिसमें खेलते हैं दो खिलाड़ी, वो पिच जो होता है उसको बनाने वाले को क्यूरेटर कहते हैं। तो वैसे यहाँ पर क्यूरेटर का काम कर रहे थे रॉयल बॉटनिकल गार्डन में बेंथम और हुकर, और ये काफ़ी वैज्ञानिक दिमाग के थे। तो इन्होंने लगे हाथ इसका फ़ायदा उठाया कि वहाँ पर सभी प्रकार के पौधे उपलब्ध थे, दुनिया के लगभग सभी पौधे वहाँ पर हैं। तो उनको लेकर के इनको क्लासीफाई करने में बहुत आसानी हुई, उनके अध्ययन करने में। तो काफ़ी बड़ा काम किया है इन्होंने भी, छोटा मोटा काम नहीं है, ठीक है। वर्तमान में हम जाति वृत्ति वर्गीकरण तंत्र को अपनाते हैं। देखिए, जाति वृत्ति जिसको इंग्लिश में फाइलोजेनी कहते हैं। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी जो पादप है या जंतु है, आज जिस रूप में है, करोड़ों वर्षों से उसी रूप में नहीं है। वो पहले अलग रूपों में हुआ करते थे, उनके पूर्वज दूसरे गुणों वाले थे, उनके रूप रंग अलग थे। तो उनके पूर्वजों में किस तरह के गुण थे, वो किस तरह के रंग रूप वाले थे, इनका पूरा अध्ययन करना, मतलब उनकी जाति की पूरी विकास का अध्ययन करना कि आज से करोड़ों साल पहले ये कैसे थे, उनमें कैसे कैसे परिवर्तन आया, उसका पूरा अध्ययन करके उसका फाइलोजेनी तैयार किया जाता है, हिस्ट्री तैयार की जाती है। और इसको तैयार करने में जीवाश्म विज्ञान का काफ़ी योगदान रहता है, क्योंकि आपको जिन पौधों के जीवाश्म मिलते हैं आप उन्हीं की हिस्ट्री बना सकते हो, है ना। तो ये पूरी हिस्ट्री जो होती है वो जाति वृत्ति कहलाती है, फाइलोजेनी कहलाती है। तो आज के डेट में फाइलोजेनी एक बड़ा और सबसे सक्सेसफुल सिस्टम है, जिसमें हम पौधों के इतिहास को देखते हुए, उनके पूर्वजों को देखते हुए, उनको हम एक ग्रुप में या अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक रहे हैं, तख्ता जान, एंगलर प्रांटल, है ना, और भी कई हैं, कई साइंटिस्ट इनमें रहे हैं, इन्होंने इस पे काफ़ी काम किया है, ठीक है। और आज के डेट में सबसे सक्सेसफुल जो सिस्टम है पौधे के क्लासिफिकेशन का, वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, यानी जाति वृत्ति सिद्धांत। वर्तमान में हम जाति वृत्ति वर्गीकरण तंत्र, जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंधों पर आधारित है, को स्वीकार करते हैं, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। मैंने बताया ना कि पूर्वजों का अगर आप अध्ययन करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये पौधा जिस पूर्वज से हुआ है उसी पूर्वज से ये पौधा भी हुआ है, मतलब इन दोनों पौधों में काफ़ी समानता है। तो आप उसे एक क्लास में, एक ऑर्डर में, एक फैमिली में, एक जीनस में कहीं भी रख सकते हो। अतः हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। तो कई प्रकार के स्रोतों का आप उपयोग कर सकते हो। आप अगर प्राकृतिक पद्धति अपना रहे हो तो बाहरी आंतरिक सभी गुणों को शामिल करते हो, जाति वृत्ति अपना रहे हो तो विकास को आप ले लेते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्राकृतिक और जाति वृत्ति को अगर मिला देते हैं तो ये और अच्छा सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके बारे में हमको उनके इतिहास के बारे में नहीं पता है ना, क्योंकि उनके फॉसिल हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर उनका क्लासिफिकेशन प्राकृतिक पद्धति से करेंगे, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल है। यह तब और भी कठिन हो जाता है जब उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मीय प्रमाण उपलब्ध ना हो। मैंने कहा ना कि अगर जीवाश्म नहीं है तो आप जाति वृत्ति कैसे करेंगे। संख्यात्मक वर्गीकरण, जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है, ठीक है। इसको न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसको समझ लीजिए क्या होता है। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये दो पौधे हैं आपके पास, ठीक है। इन दो पौधों को आपको एक ही ग्रुप में रखना है या अलग अलग ग्रुप में रखना है, इसको डिसीजन लेना है, इसको डिसाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, इसका लिस्ट बनाएंगे,
क्या लिस्ट बनाएंगे? एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें इसके गुणों को, समान गुणों को आप लिखेंगे, जो समान गुण है उनके लिस्ट बनाएंगे। और दूसरा लिस्ट बनाएंगे आप गुणों में अंतर को, मतलब असमान गुण कौन कौन से हैं, इस अंतर का आप लिस्ट बनाएंगे। मान लो आपको लगता है कि समान गुणों के लिस्ट में 50 गुण ऐसे हैं जो मिलते हैं और असमान गुणों में सिर्फ 20 गुण हैं जो नहीं मिलते हैं, तो आप इनको एक कैटेगरी में रख सकते हो। लेकिन मान लो समान गुण 50 है और असमान गुण 60, 70, 100 हो गए, मतलब ये एक कैटेगरी में नहीं रखे जा सकते। मतलब क्या है, समान और असमान गुणों की संख्या को गिनते हैं, कंप्यूटर के द्वारा ही करते हैं, क्योंकि ये 10, 20, 50 नहीं होते, ये हजारों की संख्या में होते हैं। समान गुण असमान गुण हजारों की संख्या में होते हैं, तो उनकी संख्या को गिनते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वास्तव में जब पादप एक ही वर्ग में रखने लायक होते हैं ना, तो उनके समान गुणों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मान लो समान गुण की संख्या 1000 है, तो असमान गुणों की संख्या 10, 20, 50, 100 ही रहेगा, अगर वो एक ही कैटेगरी में रखने लायक हैं तो। और अलग कैटेगरी में रखने लायक हैं तो फिर एक कंडीशन उल्टा हो जाता है, समान गुणों की संख्या 150 रह जाएगी, असमान गुणों की संख्या 1000, 2000 हो जाएगी। ये प्राकृतिक तौर पे निर्धारित है। तो इसलिए इस सिस्टम को भी लेकर के हम काफ़ी काम कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गकीविद भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी के कोशिका विज्ञानिकी सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार और रसायन वर्गीकी जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि संख्यात्मक वर्गीकी कैसे करते हैं। अब मान लो कि और भी कोई चीज़ को लेना है, तो इसमें आपको कोशिकी संरचना को लेकर के भी आप क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे दो पादप हैं, इनके कोशिका को आप देखिए, इनके क्रोमोसोम और न्यूक्लियस को देखिए। मान लो दोनों के क्रोमोसोम में काफ़ी समानता है, ठीक है, मतलब उनकी संख्या एक जैसे है लगभग, है ना, थोड़ा बहुत ही अंतर है। दूसरा जो क्रोमोसोम है उनकी संरचना, उनकी आकार, आकृति, रूप, रंग जो भी है क्रोमोसोम, अगर आप एक क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा अलग से वीडियो है क्रोमोसोम पे, आप उसको पढ़ लीजिए, है ना। तो क्रोमोसोम में अगर समानता दिखती है, बहुत ज़्यादा समानता, तो मतलब वो दोनों पादप एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है। दूसरा ये पादप रसायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पादप रसायन क्या है? रसायन वर्गीकी। तो पादप रसायन में क्या होता है, पादपों में जो केमिकल्स पाए जाते हैं, एल्कलॉइड, रेजिन, टेनिन, है ना, इनको शामिल किया जाता है, क्योंकि एक ही वर्ग के हैं, अगर एक ही समान वर्ग के आसपास के हैं तो उनके रसायन भी एक जैसे रहेंगे, उनमें एल्कलॉइड भी लगभग एक जैसे रहेंगे, तो उनको एक समान क्लासीफाई करने में काफ़ी आसानी होती है। तो मैं आपको बता दूं, पादपों के वर्गीकरण का कार्य इतना आसान नहीं है, इस पर काफ़ी वर्क करना पड़ता है। जंतुओं के वर्गीकरण से ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि पादपों में समानता ढूंढना थोड़ी ज़्यादा मुश्किल कार्य होती है, ठीक है। अब इसमें पहला जो ग्रुप है वो है शैवाल। शैवाल क्या है? देखिए, आप कहीं पर भी काई जमा हुआ देखे होंगे, चाहे वो गीले जगह हैं, है ना, या फिर जहाँ पर पानी भरा हुआ है वहाँ पर आप देखे होंगे। तो जो काई होता है उसमें मुख्यतः शैवाल होते हैं। अब ये शैवाल दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं नीले हरे शैवाल, जिसको हम अलग करके अब भेज चुके हैं मोनेरा किंगडम में, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है। यहाँ पर जो हम पादप जगत में पढ़ेंगे उसमें ऐसे शैवाल पढ़ेंगे जो एक कोशिकी भी हो सकते हैं या बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। एक कोशिकी जिसमें वॉल्वॉक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, ये एक कोशिकी है। बहुकोशिकी में आपके स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, ये बहुकोशिकी हैं। तो भले ही वो चाहे एक कोशिका के हों चाहे बहुकोशिकी हों, इनकी दो विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो यूकैरियोटिक कोशिका वाले होने चाहिए, मतलब जिसमें केंद्रक और बाकी कोशिकांग होने चाहिए, भले वो एक कोशिका हो, तो ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले होने चाहिए। दूसरे, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए, मतलब इसमें क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोप्लास्ट और दूसरे पिगमेंट, है ना, क्लोरोफिल के अलावा कैरोटिनॉइड, ज़ेंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, इनमें से पिगमेंट्स होने चाहिए जो इनको प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए सक्षम बनाते हैं। मतलब ये कि यूकैरियोटिक कोशिका है, एक कोशिकी हो, बहुकोशिकी हो, या फिर कैसे भी हो, लेकिन वो यूकैरियोटिक कोशिका हो। दूसरा कि उनमें प्रकाश संश्लेषण की भी क्षमता होनी चाहिए, तो उनको हम शैवाल में शामिल करते हैं, ठीक है। अभी कई सवालों के हम यहाँ पर फोटो भी देखेंगे। शैवाल क्लोरोफिल युक्त, सरल,
थैलॉइड, स्वपोषी और मुख्यतः जली, अलवण तथा समुद्री दोनों का जीव है। देखिए यहाँ पर क्लोरोफिल तो आप समझ रहे हैं, सरल भी आप समझ रहे हैं, थैलस, हिंदी में थैलस को सुकाए कहते हैं। और सुकाए का मतलब होता है जिसके पादप शरीर में जड़, तना, पत्ती अलग अलग स्पष्ट रूप से नहीं दिखते हैं, उन्हें हम सुकाए संरचना बोलते हैं। तो सुकाए संरचना में दो कैटेगरी के पादप आते हैं, एक तो शैवाल और दूसरे ब्रायोफाइटा। क्योंकि ब्रायोफाइटा में भी जो पादप जगत पादप का जो शरीर है वो शुकाय है, उसमें जड़, तना, पत्ती नहीं दिखती, वो भी गैमेटोफाइट स्टेज में है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे सब चीज़ के बारे में। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जड़, तना, पत्ती में जो विभाजन नहीं कर सकते जिसको, वो थैलस या सुकाय कहलाते हैं। ठीक है, लवण जल, अलवण जल सब दोनों में होते हैं, समुद्री जल दोनों में होते हैं इसमें। ठीक है, वे अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थर, मिट्टी, लकड़ी में भी पाए जाते हैं जहां पर नमी होती है। क्योंकि एक चीज आप समझ लीजिए, शैवाल है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है, ये तीनों को प्रजनन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए ये जल से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। शैवाल तो जल में ही रह सकते हैं, नमी होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा थोड़े से सूखे अवस्था में भी रह सकते हैं, लेकिन उनको भी रिप्रोडक्शन के समय पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो शैवाल तो पूरी तरह से नम अवस्था में ही रहते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ कवक यानी लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे स्लॉथ रीच। देखिए, कुछ शैवाल दूसरे जीवों के साथ सहजीवन संबंध बनाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सहजीवी। जैसे कि एक सहजीवी है लाइकेन। देखिए, लाइकेन का क्या मतलब है? लाइकेन एक सहजीवी है जिसमें कवक और शैवाल मिल के साथ में रहते हैं। कवक क्या करता है? हवा से नमी को अवशोषित करता है और पानी बना के उसको दे देता है। और शैवाल क्या करता है? उसी पानी का और सनलाइट का प्रयोग करता है और प्रकाश संश्लेषण करता है, जिससे भोजन बनाता है। ये भोजन दोनों को उपलब्ध हो जाता है, कवक को भी और शैवाल को भी। ये दोनों एक साथ इसी तरह से रहते हैं। इसलिए ये जहाँ पर उगते हैं, ये अपने वातावरण के दूसरे चीज़ों पे ये निर्भर नहीं करते हैं। ये स्वयं सक्षम है नमी अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण करने में। इसलिए लाइकेन ऐसी जगह पे भी उग जाते हैं जहाँ पर मिट्टी नहीं होती है, मतलब जैसे कि चट्टान है ना, या पत्थर है, ऐसी जगह पे भी लाइकेन उग जाता है। लेकिन एक जगह जो लाइकेन नहीं उग पाता है वो है प्रदूषण वाले जगह, जहाँ पर हवा में विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसका प्रदूषण ज़्यादा होता है। उस इलाके में लाइकेन वृद्धि नहीं कर पाता है, बाकी सभी जगह पे लाइकेन वृद्धि कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा है स्लॉथ रीच। रीच क्या है? बियर, मतलब भालू। ठीक है, भालू में एक स्लॉथ रीच है, मतलब जो बहुत सुस्त होता है। इतना सुस्त होता है भालू कि कई कई दिन तक एक ही जगह बैठे रहता है वो खाना खा करके। तो इसे स्लॉथ रीच या जो है आलसी भालू के नाम से, धीमा भालू के नाम से जाना जाता है इसको। तो इस भालू के शरीर के ऊपर उगाता है शैवाल, और भालू उसमें छुप जाता है हरे कलर के शैवाल में। ऐसा लगता है कि शैवाल ही शैवाल है, लेकिन जब वो चलता फिरता है थोड़ा बहुत तो पता चलता है नहीं, ये तो एनिमल है जिसके ऊपर शैवाल उगा हुआ है। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये कालुनीय जैसे वॉल्वॉक्स तथा तंतुमय जैसे यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे कल्प बहुत विशालकाय होते हैं। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। ठीक है, इस फोटो को देखिए। इसमें पहला ये है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स की एक कोशिका जो है वो कुछ इस तरह से पाई जाती है। ये अंदर में क्लोरोप्लास्ट होता है, ये फ्लैजेला है, एक कोशिका है ऐसा। ठीक है, ये केंद्रक है यहाँ पर। वॉल्वॉक्स कहिए या क्लेमाइडोमोनास कहिए, दोनों एक कोशी होते हैं, उनकी कोशिका लगभग एक जैसे होती है। लेकिन वॉल्वॉक्स और क्लेमाइडोमोनास में जो एक मुख्य अंतर है वो ये है कि वॉल्वॉक्स जो है ग्रुप में रहता है, कॉलोनी में रहता है। जैसे ये एक कॉलोनी है, देखिए, इस कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं। सिनोबियम, इसमें 500, 1000, 2000 और भी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं वॉल्वॉक्स की कोशिकाएं। ये कॉलोनी में रहती हैं, हरी शैवाल हैं। जबकि क्लेमाइडोमोनास भी इसी तरह का होता है, लेकिन वो अकेले अकेले होता है, वो ग्रुप में कॉलोनी में नहीं होता।
तो ये तो हरे शैवाल में पहला हो गया वॉल्वॉक्स। दूसरा यहाँ पर दिया है यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो फोटो है थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि ऐसा वाला फोटो ना स्पायरोगायरा का होता है। यूलोथ्रिक्स ना कुछ इस तरह का रहता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आप यूलोथ्रिक्स टाइप करेंगे तो उसमें इस टाइप का भी फोटो दिखता है, लेकिन यूलोथ्रिक्स मेनली इस तरह का दिखेगा, वो ज़्यादा सही है ऐसा, और नीचे होल्ड फास्ट है। ये कोशिकाएं हैं, इसके अंदर जो है ऐसा कॉलर जैसा मुड़ा हुआ ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है कोशिकाओं में, और ये एक सतह पे ये जुड़ा रहता है। एक्चुअली यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा इस तरह से तंतुमय शैवाल होते हैं दोनों, यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा दोनों जो मल्टी कोशिकाएं हैं, मतलब बहु कोशिकाएं हैं। अंतर क्या है, यूलोथ्रिक्स जो है बहते हुए पानी में किनारे किनारे जो चट्टान पत्थर डूबे होते हैं उनमें उगा रहता है, उनमें चिपका रहता है। इनमें चिपकने के लिए यूलोथ्रिक्स में ऐसा एक होल्ड फास्ट होता है जो चिपकने का काम करता है, तो बहते हुए पानी में चिपका रहता है चट्टान पत्थर में। लेकिन स्पायरोगायरा के पास इस तरह से चिपकने वाला अंग नहीं होता है, और इसलिए वो पानी में तैरते रहता है स्पायरोगायरा, इसलिए वो बहते हुए पानी में नहीं रहता, वो स्थिर पानी में रहता है। और उसकी कोशिका जो होती है, उसकी कोशिकाएं इस तरह से होती हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कोशिकाएं होती हैं, और उसमें जो है ऐसे करके ऐसे लंबे लंबी फीतानुमा ऐसे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, है ना। यूलोथ्रिक्स का कॉलर जैसा है, हमारा ये जो कॉलर है ना ऐसा है, लेकिन इसमें ऐसे फीतानुमा होती हैं, रिबन जैसे होती है स्पायरोगायरा में। अब ये वाला जो फोटो लिखा है यूलोथ्रिक्स, आप कोई बात नहीं इसको यूलोथ्रिक्स याद रखिए, क्योंकि पीएमटी में आपको वही याद रखना है जो एनसीईआरटी में दिया है। मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी जो लेटेस्ट वाली नई बुक है 2019 की, उसी बुक से मैं सारा चीज़ लिया हूँ ना, आपको देखने की जरूरत नहीं कि पुरानी बुक है कि नई बुक है, एकदम नई बुक है, उससे लिया हूँ मैं। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हरे शैवाल कई प्रकार के हैं, हरे, भूरे, लाल, है ना। नीले हरे को तो अलग कर दिए हैं, हरे, लाल, भूरे और पीले हरे, इतने टाइप के शैवाल हम देखते हैं फिलहाल। तो हरे शैवाल या तो ऐसी एक कोशिकीय होती हैं जो अभी मैंने दिखाया, या ऐसी बहुकोशी में तंतुमय होती हैं। ठीक है, वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर दिया है। दूसरे वाले जो लाइन है ये तीनों भूरे शैवाल हैं। भूरे शैवाल जिनको हम फियोफाइसी कहते हैं, हरे शैवाल को क्लोरोफाइसी में लेते हैं, भूरे शैवाल को हम फियोफाइसी में लेते हैं। भूरे शैवाल और लाल शैवाल ये दोनों समुद्र में मिलते हैं, हरे शैवाल समुद्र में और स्वच्छ जल दोनों में मिलते हैं, लेकिन ये भूरे और लाल शैवाल सिर्फ समुद्री जल में मिलते हैं। भूरे शैवाल फियोफाइसी वाले ये बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती हैं फैल करके, और समुद्र में बड़े बड़े एरिया में फैल जाते हैं, इनको केल्प कहा जाता है, केल्प। तो इसमें 3 फोटो आपको जो दिए हैं ये भूरे शैवाल के हैं। ठीक है, इसमें पहला वाला जो फोटो है वो है लैमिनेरिया। ठीक है, पहला जो फोटो है वो लैमिनेरिया है ये। ठीक है, और लैमिनेरिया नीचे लिखा है लेकिन पता नहीं आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं, लैमिनेरिया। ठीक है, दूसरा वाला जो फोटो है वो है फ्यूकस। ठीक है, और तीसरा वाला जो फोटो है वो है डिक्टियोटा। डिक्टियोटा ध्यान दीजिए, इनमें जो है एक संरचना को अगर आप देखोगे तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक पत्ती होती है, लीफ होती है पौधे की, वैसी दिख रही, देखिए, है ना। तो चूंकि ये लीफ जैसा ही दिख रहा है इसलिए इसका नाम प्रपर्ण या फ्रॉन्ड लिख देते हैं। एक्चुअली फ्रॉन्ड ना बड़ी बड़ी जो पत्तियां होती है किसी किसी पौधे की उनको फ्रॉन्ड कहा जाता है। जैसे आप वो पाम जानते हैं, खजूर वगैरह की बड़े बड़ी पत्तियां होती हैं, है ना, वो फ्रॉन्ड कहलाती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी इसको फ्रॉन्ड कह देते हैं। और पत्ती की जो डंठल होती है उसे हम कहते हैं पेटियोल, तो वैसे ही यहाँ पर भी इसका नाम रेकिश या पेटियोल कह देते हैं। और स्तपनांग, स्तपनांग क्या है, ये है होल्ड फास्ट, किसी सतह पे चिपकने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही इन लोगों में भी है। साथ में वायु ब्लेडर पाई जाती हैं जो पानी में तैरने में सहायता करते हैं, एयर ब्लेडर। ठीक है, और इनमें भी प्रपर्ण, मध्य सिरा क्या है, ये वेन्स हैं जो पानी फूड मटेरियल को इधर उधर ले जाने में मदद करेंगे। ये भी वैसे ही है सब कुछ, है ना।
तो पहला वाला फोटो जो है लैमिनेरिया, दूसरा फ्यूकस, तीसरा डिक्टियोटा का है। आप ये फोटो जरा ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि पीएमटी में नीट में फोटो दे देगा और आपको उसका नाम पूछेगा या नाम दे देगा इसमें से फोटो किसका है, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला वाला है लैमिनेरिया, दूसरा फ्यूकस, तीसरा डिक्टियोटा, है ना। उसके बाद ये लाल शैवाल है। देखिए लाल शैवाल को हम लोग रोडोफाइसी में लिखते हैं, रोडोफाइसी। ठीक है, और ये भी समुद्र में मिलते हैं और ये एक्चुअली बहुत प्राथमिक प्रकार के शैवाल हैं जो वास्तव में नीले हरे शैवाल से विकसित हुए हैं। लाल शैवाल यहाँ पर दो है, एक है पोरफायरा और दूसरा है पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, ये दोनों जो हैं समुद्र में ही मिलते हैं। इसके अलावा ग्रेसिलेरिया है, जिलिडियम है, जिकॉटिनिया है, ये भी लाल शैवाल में शामिल होते हैं। यहाँ पर आप नाम और फोटो देख लीजिए, ये पोरफायरा है और ये पॉलीसाइफोनिया है। ठीक है, पॉली मतलब बहुत सारे, साइफोन मतलब नली, तो देखिए बहुत सारे नली टाइप के बने हुए हैं, इसलिए पॉलीसाइफोनिया नाम रख दिया गया है। ठीक है, और ये है पोरफायरा। ठीक है, तो ये सब फोटोज आप देख लीजिए, इसमें आपको सिर्फ इतना देखना है कि किसका क्या नाम है ना। और ये नाम भी आप यूरोथ्रिक्स के नाम से याद रखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया है वही आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक। अब इसमें जो हम पढ़ रहे थे, शैवाल के माप तथा आकार में बहुत भिन्नता होती है। कॉलोनी जैसे वॉल्वॉक्स, तंतु में जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं। तो ये केल्प के बारे में अभी मैंने आपको बताया, जिसको हमने यहाँ पर ब्राउन एल्गी कहा, भूरे शैवाल, वही केल्प हैं। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। देखिए तीनों प्रकार के जनन हैं। कायिक का मतलब समझते हैं ना, शरीर, सोमेटिक मतलब शरीर कई टुकड़ों में टूट जाएगा, हर टुकड़े से नया शैवाल बन जाएगा, इस टाइप का। अलैंगिक जनन ये बीजाणुओं के माध्यम से होता है, स्पोर्स, जैसे कि आपका जू स्पोर है, ए प्लेनोस्पोर है, ए काइनिट है, ऐसा। ठीक है, और लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं, जैसे स्पर्म ओवम बनते हैं वैसे युग्मक बनते हैं, तो उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। मैंने बताया ना कि ये टूटेंगे, उसे विखंडन कहते हैं। इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है, प्रत्येक टुकड़े से नया थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे, स्पोर्स यानी बीजाणु उसके द्वारा होते हैं। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। ध्यान रखेंगे भाई जूस्पोर क्या है। बीजाणु कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से जूस्पोर जो होता है वो गतिशील होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्लैजेला यानी कशाभिका होती है ना। जैसे मान लो ये जूस्पोर है तो इसके पास ऐसे दो कशाभिका निकले रहेंगे जिसकी सहायता से गति कर सकते हैं। तो जितने भी प्रकार के बीजाणु बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, इनमें से सिर्फ जूस्पोर ही ऐसे होते हैं जिनके पास फ्लैजेला होती है और ये गति कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जूस्पोर होते हैं जिसमें कशाभिका होती है, फ्लैजेला, और ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। तो पौधा ना लिख करके अगर इसको हम शैवाल लिखें तो ज़्यादा सही है ना। लैंगिक जनन में दो युग्मक संलयित होते हैं। ये युग्मक कशाभिक युक्त, फ्लैजेला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं, अथवा फ्लैजेला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं, जैसे स्पायरोगायरा। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। देखिए समयुग्मकी और असमयुग्मकी, इसको आप समझिए। युग्मक तो आप जानते हैं, युग्मक का मतलब होता है गैमेट, जैसे अंडाणु शुक्राणु युग्मक है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए ये युग्मक देखिए, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें आप इसको देखिए, ठीक, और इसको देखिए। पहले इन तीनों को समझिए। इन दोनों में नर और मादा युग्मक कौन सी है ये पहचानना मुश्किल है, क्योंकि ये रंग रूप आकार में एक जैसे हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम कहेंगे समयुग्मकी। यहां पर हमने समयुग्मकी को फ्लैजेला वाला बनाया है और गतिशील है। तो ज्यादातर शैवाल में समयुग्मकी गतिशील होते हैं, लेकिन स्पायरोगायरा में जो है ये इस टाइप से बनते हैं युग्मक। ठीक है, इसमें फ्लैजेला नहीं होते,
लेकिन नर युग्मक इसमें भी स्यूडोपोडिया के द्वारा गति करते हैं, ठीक है, एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जाने के लिए गति करते हैं स्यूडोपोडिया के माध्यम से, लेकिन उनके पास फ्लैजेला नहीं होती। तो यहां पर समयुग्मकी में एक जैसे होते हैं तो हम इसे समयुग्मकी कहते हैं। अब यहां पर क्या लिखा है कि फ्लैजेला विहीन हो सकते हैं, समयुग्मकी फ्लैजेला विहीन। फ्लैजेला विहीन का मतलब फ्लैजेला नहीं है लेकिन गतिशील है, नर युग्मक इसमें भी गतिशील है, इसमें तो दोनों गतिशील है, ये दोनों समयुग्मकी हुए, ठीक। अब इन दोनों को देखिए, इस वाले केस में नर युग्मक मादा युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक के आकार रंग रूप में अंतर है। इसमें आप देखिए नर युग्मक छोटा है, मादा युग्मक बड़ी है, दोनों गतिशील है। इसमें नर युग्मक छोटा है, मादा युग्मक बड़ी है, लेकिन मादा युग्मक गतिशील नहीं है। इन दोनों केसेस को हम असमयुग्मकी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम ऊगेमस भी कहते हैं, अंड ऊगेमस। ऊगेमस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर ये वाली जो है फीमेल वाली है, इसको हम ओवम भी कहते हैं, अंड कहते हैं, ये गतिशील नहीं है, है ना। तो ज्यादातर में ना ये वाला होता है, अगर असमान वाला है तो ये वाला रहता है, समान वाला है तो ये वाला रहता है। स्पायरोगायरा में ये है और कुछ जगहों पे ये वाला भी पाया जाता है। तो इसको आप समझ लीजिए, समयुग्मकी, असमयुग्मकी, ये भी असमयुग्मकी लेकिन ऊगेमस वाला, अंडप वाले, अंडप युग्मकी, ठीक है। विभिन्न माप वाले दो युग्मक संकलित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं। जैसे यूडोराइना, यूडोराइना में छोटे बड़े दो होते हैं, ठीक है। इसके कुछ स्पीसीज में विषम युग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक संलयित होता है, जैसे वॉल्वॉक्स फ्यूकस। अभी जो मैंने आखिरी वाला बनाया था वही ये लिख रहा है कि नर छोटा चलायमान, मादा बड़ी अचलायमान होती है, इनका होता है, इसको ऊगेमस प्रकार का कहते हैं। शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुछ स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग कुल का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। मैं आपको बता दूं कि समुद्र में जो शैवाल हैं वो बहुत ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो समुद्र में ही उपयोग हो जाता है, ऑक्सीजन का भी और फूड का भी। प्रकाश संश्लेषी, देखिए इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। जीव होने के कारण से शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। जल में ये ऑक्सीजन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। समुद्र में जो प्राणी जिंदा हैं, एनिमल्स, वो ज़्यादातर शैवाल को खा के ही जिंदा हैं। पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गेशम की बहुत सी स्पीसीज जो समुद्र की 70 स्पीसीज में से हैं, भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। ये ज़्यादातर ब्राउन और रेड एल्गी हैं, देखे हैं, है ना, पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गेशम। ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये लैमिनेरिया है ये वाला, ठीक है, और पोरफायरा नीचे वाला, सार्गेशम भी ब्राउन एल्गी होता है, ठीक है। तो इनको हम खाते हैं और 70 स्पीसीज को खाते हैं। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागीन, एक्चुअली कैराजेनिन होता है, ये कैराजेनिन का उत्पादन करते हैं। एक्चुअली कैराजेनिन लाल शैवाल से निकलती है और ये जल को अवशोषित करके रखने में सक्षम होती है। इनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जेलेडियम ग्रिसिलेरिया से अगार प्राप्त होता है। अगार जेल बनाने का काम आता है। पानी में घोल देंगे, गर्म पानी में, और ठंडा कर देंगे तो जेल बन जाता है। जैसे जेली बेली आप खाते हैं ना, फिर उसमें आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे जीवाणु ग्रो कर सकते हैं या फंगस को ग्रो कर सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में और आइसक्रीम, जेली वगैरह बनाने में इनका उपयोग होता है। क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना एक कोशिकीय शैवाल हैं। इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किए जाते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक है। तो इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। पहले इनके एक जो ये दिया है इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी मतलब हरे शैवाल, फियोफाइसी मतलब भूरे शैवाल, रोडोफाइसी मतलब लाल शैवाल। अब देखिए वर्णक के बारे में समझिए। इन सभी में
क्लोरोफिल ए तो पाया ही जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्लोरोफिल ए सभी पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें पाई जाती है, ठीक है। और क्लोरोफिल बी किस में पाई जाएगी? जो हरे रंग के होते हैं उनमें क्लोरोफिल बी पाई जाएगी। ए तो सभी में है, इसके साथ क्लोरोफिल बी रहेगा तो वो हरा हो जाएगा, क्लोरोफिल सी रहेगा तो भूरा हो जाएगा, क्लोरोफिल डी रहेगा तो लाल हो जाएगा, ठीक। क्लोरोफिल ए सब में है, हरे में बी है, भूरे में सी है और लाल में डी है। इसके अलावा भूरे वाले में फ्यूकोजेंथीन और लाल वाले में फाइकोएरिथ्रिन, ये इनको भूरा और लाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये भूरा पिगमेंट है, ये लाल पिगमेंट है। संचित भोजन इन तीनों में स्टार्च तो जरूर होता है, जैसे कि हरे शैवाल में सीधे सीधे स्टार्च है, भूरे शैवाल में जो लैमिनेरिन लिखा है ये भी स्टार्च है, और लाल शैवाल में जो फ्लोरिडियन लिखा है ये भी स्टार्च है। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो इसमें स्टार्च, इसमें लैमिनेरियन स्टार्च और इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च। इसके अलावा जो भूरे शैवाल है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और होता है, वो है मैनिटॉल। मैनिटॉल एक प्रकार का एल्कोहल है, ये सिर्फ भूरे शैवाल में पाया जाता है और बहुत महत्वपूर्ण ये संचित भोज्य पदार्थ है। बाकी स्टार्च में आपका स्टार्च है और ये आपका लैमिनेरियन स्टार्च है और इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च है। कोशिका भित्ति में अगर आप देखेंगे तो सेलुलोज तो तीनों में है, देखिए सेलुलोज तीनों में है, लेकिन भूरे शैवाल में एल्जिन करके एक और पदार्थ है जो पानी को अवशोषित करने में मदद करता है, और इसमें कोरेजेनिन करके एक होता है। फ्लैजेला की संख्या देखिए, 2 से 8 फ्लैजेला होते हैं, समान आकार के फ्लैजेला होते हैं और टिप में होते हैं, ऐसे टिप में होते हैं, ठीक है, जैसे शीर्ष में। इसमें 2 होते हैं लेकिन छोटे बड़े होते हैं, और एक टिप में होता है एक साइड में होता है, जनरली ये देखा गया है, ये दोनों साइड में होते हैं ऐसा देखा गया है। और इसमें फ्लैजेला वाली कोई भी अवस्था नहीं है, गतिशील कोई अवस्था रोडोफाइसी में कोई भी संरचना नहीं है लाल शैवाल में। आवास कहाँ है? तो जनरली हरा शैवाल लवण वाले जल में और अलवण वाले जल में दोनों में पाया जाता है, जबकि ये दोनों जो है सिर्फ लवण वाले जल में ही ज़्यादा पाए जाते हैं, समुद्री जल में ही ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम अगले क्लास में हरे शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं, तो ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, है ना। थैंक यू, बाय, थैंक यू।